मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए मित्रों प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, रचनावली के रचयिता निम्न में से कौन है? रचनावली के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है बिहारी। तो रचनावली की रचयिता कौन हो जाएंगे? ये कबीरदास है मित्रों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और तुलसीदास का कौन कौन सा है? ये गीतावली जो है ये इनका हो जाएगा। तो गीतावली और रचनावली को मिला के कभी ये मत सोचिए कि कबीरदास का है। गीतावली तुलसीदास का है और ये रचनावली जो है ये कबीरदास का है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, परीक्षा की प्रणाली बदल देना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदल देना चाहिए वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए है वर्तनी संबंधी, ऑप्शन बी है सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन सी है लिंग संबंधी, ऑप्शन डी है वचन संबंधी। तो परीक्षा की प्रणाली बदल देना चाहिए कि देनी चाहिए? परीक्षा की प्रणाली बदल देनी चाहिए। तो ये सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना क्या होगा? देनी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी? ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी मित्रों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए है हिंदी, इसको तो सभी जानते हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, नेपाली, फ्रेंच। तो हिंदी, मराठी और नेपाली ये तीनों भाषाएं जो हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। लेकिन जो फ्रेंच ये है, फ्रेंच भाषा ये किस में लिखी जाती है मित्रों? ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। रोमन लिपि। ठीक, फ्रेंच और अंग्रेजी ये दोनों रोमन लिपि में लिखी जाती, बाकी ये जो तीनों हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मुझसे चला नहीं जाता। क्या है? मुझसे चला नहीं जाता वाक्य किस प्रकार का वाच्य है? इसमें वाच्य आपको बताए हम ना, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य है। तो ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है भाववाच्य, ऑप्शन सी है कर्तवाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें कैसा भाव आ रहा है? इसमें भाववाच्य आ रहा है ना। जब भाववाच्य की पहचान यही है कि इसमें निषेधात्मक वाक्य जरूर आता है। ठीक, तो मुझसे चला नहीं जाता है किस प्रकार का वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कक्षा में एक के बाद दूसरा विद्यार्थी बुद्धिमान है। क्या है? कक्षा में एक के बाद दूसरा विद्यार्थी बुद्धिमान है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। तो कक्षा में एक के बाद दूसरा विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो इसमें क्या आ गया? इसमें संख्या का प्रयोग हो रहा है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और जब कम ज्यादा थोड़ा की बात होगी तो वो परिमाणवाचक होगा। ठीक, और कोई प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा और प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है गत्य अवरोध, ऑप्शन बी है गत्यावरोध, ऑप्शन सी है गति अवरोध, ऑप्शन डी है गत्यवरध। तो गत्यावरोध ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ये गत्यावरोध नहीं होता है, गत्य अवरोध। इस सही सही ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ठीक से देख लीजिए। वर्तनी शुद्धिकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सावधान किस प्रकार का शब्द है? सावधान किस प्रकार का शब्द है? जब कोई खतरा वाली चीज रहती है तो वहां लिखा रहता है ना, एक चेतावनी दी रहती है, सावधान, यहाँ खतरा है। तो ये सावधान किस प्रकार का हो जाएगा? ये सावधानी पूर्वक हो जाएगा, सावधानी बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तिरस्कार बोधक क्या होता है? जब कोई कहता है कि दूर हट, तो मतलब ये तिरस्कार बोधक होता है। ठीक, तो सावधान किस प्रकार का है? चेतावनी बोधक। अगला प्रश्न है मित्रों, हसौड़ा में प्रयुक्त प्रत्यय, हसौड़ा में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है ना, और उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। तो हसौड़ा में मूल शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? हसौड़ा में मूल शब्द हो जाएगा हंस।
और इसमें प्रत्यय क्या लग जाएगा, ओड़ा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ओड़ा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। हथौड़ा में कैसा प्रत्यय होगा, ओड़ा। अगला प्रश्न है मित्रों, हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं वाक्य में कौन सा काल होगा। तो ये हम दौड़ रहे हैं तो ये वर्तमान काल का हो गया। तो वर्तमान काल का कौन सा भेद होगा, हम दौड़ रहे हैं इसमें वर्तमान काल का कौन सा भेद होगा। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है तात्कालिक वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण वर्तमान काल और ऑप्शन डी है संभाव्य वर्तमान काल। तो हम दौड़ रहे हैं मतलब ये क्रिया भी चल रही है, मतलब तो क्या हो जाएगा, ये तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं मित्रों, 4 भेद इसमें दिया गया है। एक होता है संदिग्ध वर्तमान काल, जब कोई चीज शंका संदेह में रहती है वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, हेरम निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। हेरम जो है किसका पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए है गणेश, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, अवनी, अवनी, धरा, वसुंधरा। ठीक, और कृष्ण का क्या होता है, कंसारी होता है, मदन होता है, मदन तो उनका होता है, कामदेव का होता है। ठीक, कृष्ण का क्या हो जाएगा, कंसारी हो जाएगा, और इनके कई नामों से श्याम इनको बोलते हैं। और ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, चतुरानन हो जाएगा, चतुरानन हो जाएगा। एक ब्रह्मा का अजा होता है। ठीक, तो हेरम किसका हो जाएगा मित्रों, ये गणेश जी का पर्यायवाची होता है। गणेश का लंबोदर, लंबोदर भी कहते हैं ना गणेश जी को, विनायक कहते हैं। हाँ, तो हेरम जो है गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कैंप किस प्रकार का शब्द है। कैंप किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। तो कैंप किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, ये विदेशज शब्द है। कैसा है, विदेशज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अनुलोम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। अनुलोम विलोम करते हैं ना बाबा रामदेव वाला, ठीक, तो उसे बताइएगा अनुलोम का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है विलोम, ऑप्शन बी है प्रतिलोम, ऑप्शन सी है उपरयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुलोम का विलोम क्या होगा, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा, विलोम बिल्कुल नहीं होगा। अनुलोम विलोम ये योगा में ही काम आएगा, हिंदी में इसका अलग अर्थ होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। अगला प्रश्न है मित्रों, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है वीर गाथा काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है गद्य काल। तो गद्य काल किसे कहा जाता है, ये आधुनिक काल को कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, आधुनिक काल। और आदिकाल किसे कहा जाता है, ये वीर गाथा काल को कहा जाता है। ठीक, और भक्ति काल किसे कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है ये पूर्व मध्य काल को, पूर्व मध्य काल। क्या होगा, पूर्व मध्य काल। ठीक, और आधुनिक उत्तर मध्य काल किसे कहा जाता है, ये रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है, उत्तर मध्य काल। ठीक, तो चारों का आप याद कर लीजिए। वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है, आदिकाल कहा जाता है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, और रीति काल को उत्तर मध्य काल, और गद्य काल को आधुनिक काल कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से बिहारी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक, तो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है मगही। तो हम कितनी बताए हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये जो नेपाली है ये बिहारी हिंदी की नहीं है मित्रों, ये है पहाड़ी हिंदी की। कहाँ की है, पहाड़ी हिंदी की बोली है। पहाड़ी क्या होती है, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अप्सरा उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन है। अप्सरा उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है निराला जी, ऑप्शन सी है हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो अप्सरा उपन्यास के रचयिता कौन हो जाएंगे, ये निराला जी हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला इनका उपनाम है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, अहि का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है। अहि एक शब्द जो है इसका अनेकार्थी इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है मित्रों सर्प, ऑप्शन बी है दुष्ट, ऑप्शन सी है सूर्य,
ऑप्शन डी है कटक। तो कटक जो है ये सेना का अनेकार्थी है। किसका है? सेना का अनेकार्थी शब्द है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अहि का अनेकार्थी सर्प भी होता है, दुष्ट भी होता है और सूर्य भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो के लिए सही शब्द क्या है? ऑप्शन ए है ससीम, ऑप्शन बी है असीम, ऑप्शन सी है बेहया, ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी। तो जिसकी कोई सीमा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? असीम कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? असीम। और जिसकी सीमा होती है उसे ससीम कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो सघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है ये सघोष व्यंजन होता है। और इसमें बच कौन कौन सा गया? पहला और दूसरा जो बच गया उसको अघोष कहते हैं। अच्छा, सघोष मतलब क्या होता है? जिस व्यंजन को पढ़ने पर आपके स्वर तंत्रियों में नाद हो, घर्षण हो, वो क्या कहा जाता है? सघोष। और जिसमें नाद नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, वो अघोष कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आइए देखते हैं कौन सा है। इसमें तीसरा कौन सा मिल गया? क ख ग। तो ग कैसा है? ये तीसरा व्यंजन है ना, तो ये सघोष हो जाएगा। और ता कैसा हो जाएगा? ता कैसे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है ना ता, तो ये तालु व्यंजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और चा कैसा हो जाएगा? ता दंत हो जाएगा। तालु चा होता है, ता क्या होता है? दंत होता है। ठीक, और खा कैसा हो जाएगा? ये कंठ हो जाएगा मित्रों, कंठ हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, लघुर्मी में प्रयुक्त संधि निम्न में से कौन सी है? लघुर्मी में कौन सी संधि होगी? तो ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है विसर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लघुर्मी का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा लघु, लघु प्लस ऊर्मी। क्या होगा? ऊर्मी। तो इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा बड़ा ऊ मिलके ये बड़ा ऊ बना रहे ना, तो इसमें किस प्रकार की संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है मित्रों। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, 5 भेद होते हैं। तो लघुर में कैसी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि में दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न मित्रों, शिव 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 कहते हो यह क्या? ऐसा फिर मत कहना। क्या है? शिव 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 कहते हो यह क्या? ऐसा फिर मत कहना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन ए है मित्रों अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है पुनरुक्ति अलंकार, ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब एक वस्तु का दूसरे से तुलना किया जाता है ना, जब किसी चीज का तुलना किया जाता है, तुलना के भाव में रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पर क्या है? शिव 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 कहते हो, मतलब ये पुनरुक्ति हो रही ना, पुनरावृत्ति हो रही ना शिव शिव शब्द की, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति अलंकार हो जाएगा साथियों। और श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द का कई अर्थ निकल जाए, एक ही शब्द का कई अर्थ निकल जाए, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। जब एक अर्थ से कई एक शब्द से कई अर्थ चिपके हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, छंद में चरण की संख्या कितनी होती है? छंद होता है ना, दोहा छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, चौपाई छंद, ये सब छंद होते हैं ना, तो इसमें चरणों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें मित्रों चरणों की संख्या 4 होती है। ठीक, पहले और तीसरे चरण को विषम कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। ठीक, तो छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सममात्रिक छंद निम्न में से कौन सा नहीं है? सममात्रिक छंद इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी है रोला, ऑप्शन सी है गीतिका, ऑप्शन डी है दोहा। तो दोहा कैसा होता है साथियों? ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक। ठीक, बाकी ये तीनों जो हैं चौपाई, रोला और गीतिका, ये होते हैं सममात्रिक छंद। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मित्रों संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है वाक्य, ऑप्शन डी है विशेषण। तो विशेषण जब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं,
और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं मित्रों। और जब किसी नाम, वस्तु या शहर के नाम पर कोई चीज होता है तो वो संज्ञा कहलाती है। तो शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं साथियों? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस बोली को आकार बहुला कहा जाता है? इनमें से किस बोली को आकार बहुला कहा जाता है? ऑप्शन ए है साथियों खड़ी बोली, ऑप्शन बी है हरियाणवी, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणवी के एक नाम और है, इसको बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बांगरू। और खड़ी बोली का एक दूसरा नाम क्या है? कौरवी बोली, कौरवी, कौरवी। ठीक, तो इसमें आकार बहुला इन दोनों बोलियों को कहा जाता है। ठीक, तो उपर्युक्त सभी ये हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों खड़ी बोली और हरियाणवी दोनों को आकार बहुला कहा जाता है। और जो एक होता है ब्रज, ब्रज और बुंदेली, बुंदेली, इन दोनों को क्या कहते हैं मित्रों? इनको कहते हैं उकार बहुला, उकार बहुला। ठीक, ब्रज और बुंदेली को उकार बहुला कहा जाता है। खड़ी और हरियाणवी को क्या कहा जाता है? आकार बहुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों आकार और उकार, इसको याद करके नोट करके रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, जीभ के प्रयोग के आधार पर निम्न में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? जीभ से अब जब आप स्वरों को बोलते हैं तो आप उसको जीभ के बोलने के आधार पर स्वरों को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। तो आप इनमें से बताइएगा कि अग्र स्वर कौन से हैं, जीभ के आगे हिस्से से कौन से स्वर बोले जा सकते हैं। तो एक इसमें है ई ए, तो आप बोल के देखिए ई ए। जब आप किसी को बिराते थे बचपन में या बिलाते थे तो ऐसे बोलते ई। ठीक, तो ऐसे इस हिंदी को याद करके रखिए, ई ए, ये जीभ के अग्र हिस्से से बोले जा रहे हैं ये तीनों। और जो आ है मित्रों, जब आ बोलेंगे तो ये जीभ के मध्य भाग से बोला जाएगा। कहां से बोला जाएगा? मध्य भाग से। ठीक, तो जीभ के अग्र स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे। इसमें एक और है, ये एड़ी जो होता है, एड़ी वाला ये है, और एक ऐनक वाला होता है ये वाला ये। तो ये चारों जो है जीभ में अग्र हिस्से से बोले जाते हैं। और आ जो होता है मध्य भाग से बोला जाता है। बाकी इन चारों पांचों को छोड़ के जितने स्वर बच रहे हैं वो पश्च भाग से बोले जाते हैं। बस इसको अगर आप याद कर लेंगे तो पश्च वाला आराम से याद हो जाएगा। ठीक, मध्य में आ आता है और ई ए और ए ये जो है अग्र से आते हैं। तो आपको ये पूरा जीभ के आधार पर जो तीन भागों में बांटा गया है ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें डी जो है सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न मित्रों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद होते हैं? 6। तो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन कौन से होते हैं? और होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पानी पीकर घर पूछना। पानी पीकर घर पूछना, या कभी गांव में कहा जाता है पानी पीकर जाति पूछना। तो दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ऑप्शन ए है अनोखा काम करना, ऑप्शन बी है विपरीत काम करना, ऑप्शन सी है काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन डी है आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जब आप पूछते हैं भैया कौन से जाति हैं, तो मतलब आपका काम निकल रहा होता है या आपका काम निकल गया होता है, तब आप पूछते हैं। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? काम निकलने के बाद सोचना। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पहिया का बहुवचन निम्न में से कौन सा है? पहिया का बहुवचन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है पहिए, ऑप्शन बी है पहियों, ऑप्शन बी है पहियों, ऑप्शन डी है पहिया। तो पहिए का बहुवचन क्या होता है मित्रों? पहिए होता है। क्या होता है? पहिए। एकदम इसको नोट करके लिख लीजिए। ये बहुत गलत होने वाला प्रश्न है, क्योंकि जहां ही पहियों आ जाता है वहीं आप गलती कर बैठते हैं, तुरंत आप पहियों लगा देते हैं। पहिए का बहुवचन क्या होगा? पहिए होगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस कवि को आग और राग का कवि कहा जाता है? देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है? आग और राग का कवि। मतलब ये कभी आक्रोशित भी हो जाते हैं और कभी बहुत नर्म होकर कोई कविता लिख देते हैं, तो उसी को कहा गया आग और राग का कवि। तो किन्हें कहा गया? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र। तो आग और राग का कवि मित्रों
ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। किन्हें कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होगा? ये अंग्रेजी शब्द है मिनट्स, इसका हिंदी पर्याय क्या होगा? अंग्रेजी में ये पूछता है, बहुत पूछता है, तो हम एक एक करके आपको डेली करवा देते हैं, जिससे आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपको याद हो जाए। ठीक, तो इसका हिंदी पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए है कार्यवृत्त, ऑप्शन बी है समय काल, ऑप्शन सी है उपरयुक्त तो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होगा मित्रों? ये होगा कार्यवृत्त। क्या होगा? कार्यवृत्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, प्रश्न इतने ही हमारे रहते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत गंदी बात है, जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मित्रों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।